उम्मीदवारों के नाम पर मुहर और टिकट बंटवारा चुनाव लड़ने से ज्यादा पेचीदा काम होता है। आखिर चुनाव माहौल में टिकट कटने से अगर कोई प्रत्याशी बिदगा तो यकीन मानिए दूसरी पार्टी का दरवाजा उसके लिए खुला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लिए और भी मुसीबत है। पिछले 3 महीने में ममता के घर से आए मेहमानों की आवभगत भी करनी है, अपने लोगों को भी साधना है और चुनावी समीकरणों पर नजर भी रखनी है। दीदी के राइट हैंड रहे शुभेंदु ने नंदीग्राम में तृणमूल का किला ढहाने का ऐलान किया, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि ममता बनर्जी इस बार खुद नंदीग्राम बचाने उतर रही हैं। हाँ, ये बात और है कि वो अपने नेताओं और विधायकों को भारतीय जनता पार्टी की पकड़ में आने से नहीं बचा पा रही। पिछले 3 महीने से टीएमसी में मची भगदड़ तारीखों के ऐलान के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रही। बुधवार को जितेंद्र तिवारी और गुरुवार को सुशांत पॉल ने तृणमूल छोड़कर कमल का फूल थाम लिया। दरअसल सुशांत पॉल पुराने भाजपाई हैं। 1998 में आए और 2005 में ममता बनर्जी के साथ हो लिए। 16 साल बाद पॉल को लगा कि तृणमूल की खुशबू खत्म हो चली है, तो अब कमल सूंघना चाहिए। लेकिन पॉल को 16 साल पहले की गलती के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उठक बैठक करा, पहले उसका शुद्धिकरण किया। एजेंडा ये कि एक शब्द है चुनाव में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला। अब किसी का क्या एजेंडा है ये उसकी अभिव्यक्ति से भी पता चल जाता है। शिवसेना का एजेंडा पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का था, लेकिन अब चुनाव लड़ने से इनकार कर शिवसेना ने ममता बनर्जी को समर्थन देने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र की सरकार में अपनी साथी कांग्रेस के जले पर नमक छिड़कते हुए शिवसेना ममता बनर्जी के पाले में दिख रही है, लेकिन एजेंडा साफ है, भारतीय जनता पार्टी की हार हो। उधर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो अपने मिशन 200 के एजेंडे पर कायम है, यानी दीदी की विदाई तय है। लड़ेंगे, हम देखेंगे क्या होता है वहां, लेकिन हम चाहते हैं कि वहां ममता दीदी फिर एक बार सत्ता में आए। इस बार 200 पार बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि वहां से टीएमसी की सरकार जानी है, और मुझे लगता है कि ये मतदाता तय करता है। इसलिए आधार आप मुझसे मत पूछिए, आधार उन जाने वालों से पूछिए जिन्होंने आधार खो दिया। तो बंगाल चढ़ गया चुनावी पारा में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुलरेज शेख, कांग्रेस की प्रवक्ता संदीपा चक्रवर्ती, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज राय हमारे साथ मौजूद रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक मनीष गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सवाल गुलरेज भाई आपसे, पश्चिम बंगाल इकाई ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप घोष को चुनाव नहीं लड़वाने का फैसला किया है। सेनापति कैंपेन करेगा, अगर सेनापति खुद लड़ता, खुद सामने आकर फाइट लेता, अच्छी सीट से अपने मार्जिन से जीत दर्ज करता, तो हौसले बुलंद होते। क्या आप इसके पीछे स्ट्रेटेजी हो सकती है, रणनीति हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की? क्योंकि नीरज राय से अगर मैं ये सवाल पूछूंगा वो कहेंगे इन्होंने पहले हार मान ली है, चुनाव लड़ने से घबरा रहे हैं, कतरा रहे हैं। बीजेपी का पक्ष नहीं, बहुत अच्छा है यदि नीरज भाई ऐसा सोचते हैं, तो यदि जो बंदी होता है जंग की मैदान जंग में, यदि वो ऐसा सोचता है तो बहुत अच्छा है। देखिए, जब हम युद्ध लड़ते हैं तो युद्ध में व्यूह रचना करते हैं। हमने भी अपनी व्यूह रचना की है, आपको पता होगा अच्छी तरह से, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। देश के 2014 का जो चुनाव था उसमें अमित शाह जी को इंचार्ज बनाया गया था उत्तर प्रदेश का। वो उस समय वो कॉन्टेस्ट नहीं किए थे लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि बड़ा टारगेट था, पूरे प्रदेश के अंदर उनको घूमना था। उसी प्रकार से अभी यहाँ पर बंगाल में भी जो प्रदेश अध्यक्ष है ये काफी पुराने व्यक्ति है, संघ से इनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, बंगाल के एक एक जिले को और एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं। तो हमें लगता है कि अभी इस समय प्रवास करते रहे, कार्यकर्ताओं को और भी उत्साहित करते रहे, ग्रास रूट लेवल पर जितना ज्यादा काम करेंगे उतने ज्यादा कमल खिलेंगे। तो हमारी रचना है और हम अपनी रचना के अनुसार काम कर रहे हैं। जहां तक ममता बनर्जी की बात है, देखिए चला चली की बेला है। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि ममता बनर्जी पॉलिटिकली चली जाएंगी, चाहे वो शिवसेना हो, फिर नीरज राय हो या कोई भी हो, वो पहचानेंगे भी नहीं उनको। राजनीति में यही होता है।
तो ये चला चली की बेला के अंतिम दिन चल रहे हैं। आप देखेंगे कि 200 से ज्यादा कमल खिलेंगे और बंगाल को जिसको कंगाल करके रख दिया है इन लोगों ने, वो इन लोगों का मतलब है सबसे पहले कांग्रेस ने, उसके बाद लेफ्ट ने, और अब लेफ्ट और कांग्रेस का जो समावेश बना। देखिए खुद ममता बनर्जी कांग्रेस के गर्भ से पैदा हुई और उन्होंने कैडर पूरा क्या पूरा तोड़ लिया लेफ्ट का, और एक नया कांग्रेस और लेफ्ट का जो गठबंधन था, राजनीतिक गठबंधन था, एक तरह से पॉलिटिकल पार्टी के रूप में। नीरज भाई, चला चली की बेला बता दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जा रही है ममता बनर्जी, आप भी नहीं पहचानेंगे उनको थोड़े दिन के बाद। ये दावा बीजेपी का, ये कॉन्फिडेंस बीजेपी का, आपका इस पर रिएक्शन? मैं बता दूं भूपेश भाई, सुरेश भाई ने गलत नहीं कहा। जो इनकी पार्टी का और चेहरा और नेत्र नीयत को दर्शाने वाली जो बातें होती हैं उसको इन्होंने कहा। जैसे कि 2014 के बाद देखा आपने कि मोदी जी पैर छू के अडवाणी जी का उनको किनारे कर दिए, पहचान ही नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी जो एक बात है ना, भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन नेताओं को दूसरों के भविष्य के बारे में बहुत बेहतर पता है। अपना भविष्य तो ये खुद लिख के बैठे हुए हैं और दूसरे को बता नहीं सकते। और आइए, आप बोल रहे तो मैं चुप था। हाँ, और दूसरी चीज ये है कि जनता के बीच में जाया जाता है जनादेश लेने के लिए, और इनकी भाषा शैली आप देखते हैं कि युद्ध बोलते हैं कि हम युद्ध करने जाते हैं। भाई साहब, युद्ध करने जा रहे हैं आप, आपकी वो भाषा है, आपकी वो नैसर्गिक जो प्रक्रिया होती है उसका पालन कर सकते हैं आप, लेकिन वहां पर राक्षसों का वध होता है, वध राक्षसों के खिलाफ युद्ध ही करना पड़ता है, पॉलिटिकल वध होता है। चुप था, आप बोल रहे थे, पॉलिटिकल वध को भी पर्याप्त टाइम मिला हमें काउंटर करने के लिए, फिर भूपेश भाई आपको लाएंगे। आप एक चीज बताइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 7 साल पीछे जाइए या 4 साल पीछे, 2 साल से आपके 18 सांसद हैं वहां पर। आपकी केंद्र की सरकार ने कितनी योजनाओं को दिया आपके सांसदों को जमीन पे उतारने के लिए? हमारी जवाबदेही बनती है क्योंकि बंगाल में मेरी सरकार है, लेकिन उससे पहले जवाबदेही आपकी बनती है कि देश में आपकी सरकार है, लगभग 18 प्रदेशों में आपकी सरकार है, लेकिन सवाल सिर्फ आप बंगाल से पूछ रहे हैं। तो बंगाल में देते नहीं हो। नहीं, चुनाव तो बंगाल में ही है ना नीरज जी। सवाल तो आपसे पूछा जाएगा एंटी इनकम्बेंसी कितना बड़ा फैक्टर होगा, और उसके बाद अमित शाह कह रहे हैं कि 200 से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है 200 से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं, आप कह रहे हैं 200 से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं, तो 400 सीटें तो है ही नहीं बंगाल में। किसी एक के दावे की हवा तो निकलेगी। आऊँगा आपके पास। संदीपा चक्रवर्ती भी हमारे साथ मौजूद हैं। संदीपा जी, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि वो नंबर 1 है, हैट्रिक करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है 200 कमल खिल रहे हैं। आपको कोई लड़ाई में गिन नहीं रहा। कांग्रेस कहां स्टैंड करती है लेफ्ट के साथ? आप क्या कुछ सरप्राइज करने वाले हैं? ने बहुत सही बोला, वो लोग नंबर 1 है। आप अगर दुर्नीति के हिसाब से देखो या फिर सिंडिकेट राज के हिसाब से देखो, गुंडा राज के हिसाब से देखो, महिला सुरक्षा असुरक्षित है इस राज्य में इसके हिसाब से देखो, तो टीएमसी का जो गवर्नेंस है पिछले 10 साल में, पिछले 10 साल से जो चल रही है राज्य में, इस स्टेट में, वो लोग नंबर 1 ही है। बंगाल में कभी भी जो दुर्नीति है इसको कभी भी प्रातिष्ठानिक रूप नहीं दिया गया, लेकिन ये जो टीएमसी गवर्नमेंट है या गवर्नेंस है, उन लोग के चलते इन लोगों ने दुर्नीति को एक प्रातिष्ठानिक रूप दिया है। तो स्वाभाविक रूप से ये लोग नंबर 1 ही है। और दूसरी बात ये है कि बीजेपी बोल रहे हैं कि वो लोग 200 से ज्यादा सीट लेके आएंगे। हाँ, मतलब डे ड्रीम देखना अच्छी बात है, देखिए। और ये लोग बोले कि खेला हवे, मतलब खेल होगा। ये लोग बोले कि युद्ध है, युद्ध भूमि है। हम लोग इसको युद्ध भूमि नहीं मान रहे। हम लोग सिर्फ इतना मान रहे हैं कि हम लोग का जो संयुक्त मोर्चा है अभी, लेफ्ट, फिर कांग्रेस और आईएसएफ का जो एलआई हम लोग ने बनाया है, या फिर हमारे सीनियर लीडर ने जो इसको बनाया है इस मोर्चा को, तो हम लोग जनहित में हम लोग काम करना चाहते हैं और काम करते आ रहे हैं पिछले लॉकडाउन से लेके। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम दिग्गज उतार दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 धुआंधार रैलियां होंगी, अमित शाह की 50 रैलियां होंगी, जेपी नड्डा साहब की रैलियां होने वाली हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने 3 साल से मोर्चा संभाल रखा है। तृणमूल कांग्रेस भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है। ममता बनर्जी का कहना है पूरी ताकत झोंक दी जाएगी, सरकार हमारी बनेगी। कांग्रेस के नेता कहाँ हैं? कांग्रेस की रैलियां कहाँ हैं? रैलियां करें वो लोग, और
अमित शाह जी भी आए यहाँ पे, नरेंद्र मोदी जी भी आए, कोई भी आए, बंगाल में सबका स्वागत है। हम लोग ये बार बार कहते हैं कि बंगाल में सबका स्वागत है, और ये रैलियां या फिर ये जो भी है रोड शो जो भी है, ये एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन का एक प्रोसेस होता है, कैंपेन करना, तो वो लोग आके कर ही सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये मीडिया से लेके सब लोग टीएमसी और बीजेपी का ये जो दल बदली चल रही है, इस पे इतना फोकस कर रहा है, तो इसके तहत कुछ अपने वक्तव्य दे दें। गुलेश जी, जब इतना तो शालीनता रखिए, जब आप बात कर रहे थे मैं बात नहीं कर रही थी, आप तो एक पार्टी के प्रवक्ता हो ना, इतना तो शालीनता रखिए। बातें जो शुरू की मैंने बोला कि तो थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। आप जब बात कर रहे थे सर, तब मैं कुछ नहीं बोल रही थी, इतना शालीनता तो हम लोग एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ना भारतीय जनता पार्टी से। सर मत बोले, सर ऊपर वाला होता है बस। तो बात ही है कि यहाँ पे हम लोग अलायंस, मैं अभी राष्ट्रीय कांग्रेस की मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि हम लोग एक गठबंधन की तरफ जा रहे हैं और गठबंधन बन चुकी है, तो मैं गठबंधन की ही मैं बात करूंगी, अलायंस की ही मैं बात करूंगी। हम लोग लिटरली पिछले 10 साल से जो काम हम लोग सरकार में ना रह के भी हम लोग कर रहे हैं, तो इसका चलिए, कांग्रेस का कहना है कि वो पूरी तरह से सरप्राइज करेंगी लेफ्ट के साथ, वो दमखम के साथ चुनाव लड़ रही हैं, बंटवारा हो चुका है सीटों का, कैंडिडेट्स का नाम जल्दी घोषित करेंगे और बड़े नेताओं के दौरे भी होंगे, रैलियां भी होंगी और वो अपना प्रभाव भी छोड़ेंगे। आऊँगा आपके पास, मनीष गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। गुप्ता जी, पॉलिटिकल पारा जो है वो अब लगातार अपने चरम पर जाएगा, सीट, कैंडिडेट्स, बागी और जो लोग दूसरी पार्टियों से आए हैं उनको सेटिस्फाई करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज होगा। निश्चित रूप से बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि देखिए, बागी तो वो लोग होते हैं जिनको दूसरी पार्टी जगह नहीं दे रही है और उसकी वजह से उनको मौका नहीं मिला और वो नाराज है, इसलिए इधर आए हैं। तो उन्हें बागी ना कह के इस समय तो अवसरवादिता हो रही है कि आपको कहां ठीक लग रहा है। जिस तरीके से एक आपके सुशांत पॉल कान पकड़ के माफी मांगते हैं, इसका मतलब ये है कि अब उन्हें इतना भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पर कि कैसे भी हो भारतीय जनता पार्टी में पोजीशन वापस पानी है, और यह कॉन्फिडेंस जताता है कि कहीं ना कहीं हवा किस तरफ की बह रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित चैलेंज है, और ये चैलेंज होना पार्टी के लिए खुशी की बात भी है। और खुशी की बात हो भी क्यों ना, आप अगर एक छोटे से विधानसभा को देखें, उलूबेरिया 2014 में 11.5% वोट थे बीजेपी के, तो 16 में 13% और 18 में 20% हो गए। अगर हम बात करें लोकसभा की, तो 40% वोट थे बीजेपी के पास बनिस्बत टीएमसी के, जहां 43% वोट थे। और पिछले विधानसभा में लगभग 60 सीटें ऐसी थी जहां भारतीय जनता पार्टी के वोट दूसरी पार्टी से 4000 वोटों से कम थे, यानी नेक टू नेक। और लगातार जिस तरीके से वोट का परसेंट बढ़ रहा है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है, उनके उम्मीदवारों के चयन में तो उन्हें सावधानी बरतनी ही है और इस मोमेंटम को बनाए रखना है अगर उन्हें अपने 200 के लक्ष्य को पकड़ना है। तो ऐसे में एक मोमेंटम बना के रखना पड़ेगा। गुलरेज भाई, शिवसेना ने कहा था कि पहले चुनाव लड़ेंगे, थोड़ी पेशानी पर बल आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी की, हिंदू वोटों में सेंध लगती, कहीं ना कहीं वोट परसेंट कुछ कम होता। अब जबकि ये कह दिया गया कि हम पहले कह रहे थे लड़ेंगे, अब नहीं लड़ेंगे लेकिन ममता दीदी को सपोर्ट करेंगे, बातचीत हो गई? देखिए, बातचीत वगैरह कुछ नहीं हुई। शिवसेना पहले चाहती थी कि कांग्रेस के साथ लड़े, लेकिन अभी उनको लग रहा है कि इनके आपस में इतने द्वंद्व चल रहे हैं महाराष्ट्र में कि महाराष्ट्र में भी बंगाल की तरह चला चली की बेला किसी दिन भी बन जाएगी। तो कैसे सांस लें जब जहां पर रहना था, जहां जुड़े थे वहीं नहीं रह पा रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, ऐसा नहीं है कि मोमेंटम आज का बना हुआ है। हम जब चुनाव हारे थे पिछले विधानसभा में, हमारा कोई बहुत अच्छा नहीं था ग्राफ, हमारे केवल 3 विधायक थे। उसके उपरांत भी चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हो, चाहे दिलीप घोष जी हो, चाहे हमारे दूसरा कैडर हो, वहां पर फुल टाइम 24/7 लगा रहा, जनसंपर्क करता रहा। उसका परिणाम हमने देखा, लोकसभा में हमको 18 सीट मिली। यहां तक कि भवानीपुर की जो विशेष सीट है, जो अभी वर्तमान में ममता बनर्जी जहां की एमएलए है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को टीएमसी के मुकाबले 5% अधिक वोट था। तो आपको दिख रहा है कि ये मोमेंटम नहीं है, ये हमारा कार्य है, हमारा कर्तव्य है, हमारा पुरुषार्थ है जो यहां तक लेकर आया है। गुलरेज भाई, ऐसा लगता है कि शिवसेना सेक्युलर हो गई है।
कंप्लीट कर लेंगे। जहां तक हमारी बहन अभी बोल रही थी कांग्रेस पार्टी की डे ड्रीमिंग करना बहुत अच्छी बात है, तो इनके लोगों ने 2013 में सत्ता की मदमस्ती में ऐसे ही वक्तव्य दिए थे कि एक चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। चलिए वो पुरानी बात। गुलरेज भाई आता हूं आपके पास। नीरज राय हमारे साथ मौजूद है। नीरज, यहां पर एक बड़ा चैलेंज तृणमूल कांग्रेस के सामने यह भी है कि आपको अपने वोटर को, अपने कैडर को, अपने कार्यकर्ता को, अपने नेता को अभी भी संभाल कर रखना है, क्योंकि खिसकते जा रहे हैं। बंद मुट्ठी में से जिस तरीके से रेत निकलती है वैसे ही आपके कार्यकर्ता, आपके नेता जो है वो निकल रहे हैं। अब आप कहें छोटे थे, बड़े थे, इनका कोई वजूद नहीं है, चले जाएं तो ज्यादा ठीक है, इनको टिकट दे दी हमने, दिल्ली जाके टिकट ले लो, यहां उनकी टिकट कट रही थी, अवसरवादी, कुछ भी कहें, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा डेंट जरूर है। और इसके साथ साथ समझना ये भी चाहेंगे नहीं देखिए भूपेश भाई, जो आप चीज बोले हैं, कई बार आपको डिबेट चैनल पे इस मामले पे डिबेट में रहा, जो शब्द आपने बोले मैंने कभी इस चीज को बोला नहीं है, और आज भी मैं वही चीज बोलूंगा कि सभी चैनलों पे सभी राजनीतिक विश्लेषक सिर्फ एक पक्ष दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज जो है 17% से 40% आ गया। ये सोचने वाली विषय है कि जो सत्ताधारी पार्टी है 45.5% से हम 44.5% पे आकर रुके हुए थे। तो वोट परसेंटेज बढ़ने वाली पार्टी का एकाएक अगर घटा होता, हम 30% और 35 के बीच में आ गए होते, तब हमारे कैडर के लिए सोचने का हम। लेकिन आपके वोट पुलर जो नेता हैं वो तो वापस पार्टी छोड़ रहे हैं ना। जब आपके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं तो आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक इक्वलाइज हो रहा है। आप बात को समझिए, आपके बड़े बड़े नेता अगर पार्टी छोड़ के भागेंगे तो आपका 45 का 35 तो वैसे रह जाना है। आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। वही शुभेंदु अधिकारी थे जो पानी पी पी के मोदी जी गरियाते रहे। अरे भाई आप शुभेंदु अधिकारी को मत करिए, मैं कई नेताओं की बात कर रहा हूँ, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरी झड़ी लगी हुई है, बरसात का सा मौसम हो गया है। नीरज जी, अगर आपकी पार्टी से अभी भी नेता, नीरज जी अगर अभी भी आपकी पार्टी से नेता, विधायक, मंत्री सब अगर टूट कर जाते हैं, कुछ और लोग आने वाले दिनों में जाते हैं, उनको कैसे रोकेंगे? और अगर आप जिन लोगों की टिकट काटेंगे उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। भाई साहब कुछ सेकेंड हमको जवाब देने देंगे कि सवाल पे सवाल ही मारेंगे आप लोग। राजनीति में जब लोग, अरे भाई साहब बता दो, पहले सुन लीजिए गुरेज भाई, मैं आपकी कुल बुलाहट का जवाब दे दूं। गुरेज भाई, प्रधानमंत्री मोदी जी के क्षेत्र में एमएलसी नहीं बचा पाई भारतीय जनता पार्टी। अब भवानीपुर बहुत दूर की चीज है। और जिन नेता हंसिए मत, अरे एमएलसी को छोड़ो सर, अभी तो आपकी सरकार जा रही है, नहीं आपकी तो नैया डूब रही है। आप नैया डूब नहीं रही है। देश के जो आप इंटरनेशनल नेता बनाकर बैठे हैं अपने प्रचार मंत्री को, जो आने वाले समय में ग्राम प्रधानी का प्रचार करने जा रहे हैं। नीरज भाई एक और बात बता दूं आपको, जिन मुस्लिम वोटों के सहारे आप आगे बढ़ रही है ना, वो मुस्लिम वोट तो पीर जादा साहब के पास जाने वाले हैं, ओवैसी साहब के पास जाने वाले हैं। जिन मुस्लिम वोटों का आप सहारा ले रहे हैं ना, वो वोट तो ओवैसी के हो गए। एक एक करके संदीपा चक्रवर्ती हमारे साथ मौजूद है। वक्त उनको कम मिला। संदीपा, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा। एंटी इनकम्बेंसी कितना बड़ा जी एंटी इनकम्बेंसी कितना बड़ा फैक्टर, आप जो जवाब दें उसमें ये भी जोड़ लें। हाँ जी, मुझे बहुत हंसी आ रही है ये टीएमसी और बीजेपी की जो भी लड़ाइयाँ चल रही है, डिबेट चल रही है, वो देख के, क्योंकि इन लोगों को शायद पता तो है, क्योंकि बंगाल में सबको पता है कि किस तरीके से टीएमसी फॉर्म हुआ था 20 साल पहले, ठीक है, 20-22 साल पहले किस तरीके से टीएमसी फॉर्म हुआ था और किसने टीएमसी को फॉर्म करने में हेल्प किया था, मदद किया था, वो सबको पता है। अभी आप देखिए एक चीज, जो बीजेपी का जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, आप देखिए कि 20 साल पहले यहाँ पे गिन चुन के शायद 300 से 400 शाखाएं थी, लेकिन अभी ये 20 साल में ये बढ़ के 4000 के ऊपर हो गया। तो घास फूल के पीछे जो कमल बंगाल में खिली है और किसके मदद से खिली है, घास फूल के पीछे कमल खिली है बंगाल में, ये सबको पता है। आप देख लीजिए, बता दीजिए किसको, बता दीजिए किसकी मदद से खिली है, खाली हो गया, बता दीजिए ना। लेकिन वही लोग जा रहे हैं बीजेपी में, जो लोग टीएमसी में दुर्नीति करके बैठे हुए थे। चलिए आप दोनों पर आरोप प्रत्यारोप को लगाइए। मनीष जी, मेरा सवाल ये है, मनीष जी मेरा सवाल ये है, 60 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की जा रही है। 27 और 1 अप्रैल को 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। जितनी सीटें होंगी उतने उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। अगले चरण की जो सीटें होंगी उसके उम्मीदवारों का ऐलान बाद में किया जाएगा। ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा बीजेपी की निश्चित रूप से स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। उन्हें हर बार देखना है किस तरीके से टर्न अराउंड होगा, वोट कैसे पड़ेंगे और क्या पैटर्न रहेगा, उसके हिसाब से
मैं समझता हूँ पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली देख के कि कौन सा कैंडिडेट ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, तो ये रणनीति का हिस्सा है। और मैं समझता हूं लगभग तृणमूल कांग्रेस भी इस बार इसी रणनीति पे काम कर रही है। अन्यथा पिछली बार वो चुनावों में बड़े कॉन्फिडेंटली अपने कैंडिडेट के साथ जिस तरीके से डिक्लेरेशन करते थे, इस बार नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी इस बार शासन में है। कांग्रेस को मुझे ऐसा लगता है कहीं पिक्चर में दिखाई नहीं देती है। जिस तरीके से बीजेपी बोले कि हमारे यहाँ पे एक ही कैंडिडेट है, हम एक ही चेहरे को फोकस करके वोट मतलब ये लड़ाई लड़ेंगी, वो है नरेंद्र मोदी। नीरज भाई आप किस तरीके से देते हैं, फूंक फूंक कर कदम रख रही है भारतीय जनता पार्टी। 200 लक्ष्य पार करना है, 200 लक्ष्य को पाना है, इसलिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जाएगा और ये राजनीति में जायज भी है। इसीलिए जहां जहां चुनाव है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फेज में उन कैंडिडेट्स को सामने लाया जाएगा, उन्हीं के कैंडिडेट्स के नाम सामने आएंगे, बाकी को बाद में। हाँ, क्योंकि अपने नेताओं का तो आधार है नहीं वहां पर इनका। और मैं संदीपा जी थोड़ा आपकी भी बात को जवाब दे दूं। देखिए 2019 में जो कांग्रेस पार्टी और सीपीएम जो है ना वॉक ओवर दे दी थी, उसका नतीजा ये रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 40% पे आ गई और मनीष गुप्ता जैसे उनके जो सहयोगी की भूमिका निभाने वाले लोग हैं बैठकर चैनलों पे उसका प्रसारण करने लगे। गुलरेज भाई चलते चलते कंक्लूड आपसे करूंगा, समझना चाहूंगा ये आरोप लगता है कि भाड़े के लोगों से सरकार नहीं बनती, भाड़े के लोगों से चुनाव नहीं जीता जाता। जो टीएमसी के चले हुए कारतूस थे उनको आपने ले लिया है, सरकार नहीं बना पाएंगे, टीएमसी का बड़ा आरोप। इसका सीधा जवाब चाहूंगा सर आपसे। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भूपेश भाई की भाड़े के टट्टू जो होते हैं ना वो जिता नहीं सकते चुनाव, इसीलिए पीके और हरवा देंगे चुनाव खा के। पीके जो भी नाम है उनका वो चुनाव हरवाएंगे। कल वही भाड़े की टट्टू, कल वही कैंडिडेट एक एक करके बोले, एक एक करके नीरज जी, एक एक करके नीरज जी, एक एक करके संदीपा जी, एक एक करके। संदीपा जी आऊंगा आपके पास। गुलरेज भाई आपका टाइम। जनता ने मन बना रखा है कमल खिलाने का, तो जो जननेता हमारे पास आ रहे हैं इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको जनता को फेस करना है, जनता के काम करने हैं, जनता को जवाब देना है। मनीष जी देखिए आप ये बात समझिए, जब तृणमूल कांग्रेस बनी थी वो भी कांग्रेस के अंश से बनी थी और उस समय भी कांग्रेस से बड़े पैमाने पर नेता कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किए थे। तो ये राजनीति में पार्टी चेंज करना, बदलना, भाड़े के टट्टू, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। और कब कौन सा फूका हुआ कारतूस में चल के आगे बढ़ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल पारा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बंगाल तृणमूल वर्सेस कमल का फूल, ये इसी लाइन को लेकर अब ये पारा आगे बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल इकाई की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी इकाई की बात करें तो उनका सीधे सीधे कहना है 200 सीटें लेनी है, हर हाल में लेनी है। उसके लिए ताबड़तोड़ कोशिशें जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय, तमाम और बड़े नेता वहां पर कूच करेंगे। आने वाले दिनों में वहां पर रैलीज होंगी। कांग्रेस का कहना है आप चिंता मत करिए, तृणमूल कांग्रेस को भी देख लिया है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार को भी देख लिया है, अब लोगों का मन एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ आ रहा है। टीएमसी का कहना है कोई नहीं है चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, ममता बनर्जी हैट्रिक कर रही हैं। बड़ी बहस में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन हमारी नज़र चुनाव पर बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक। गुलरेज शेख बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीपा चक्रवर्ती आपका भी बहुत शुक्रिया। नीरज आपका भी बहुत शुक्रिया। मनीष गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही, दीजिए इजाज़त सर।